हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं ग्रेविटेशनल इस चैप्टर के लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। इस चैप्टर के जो प्रीवियस टॉपिक है वो हम लास्ट के 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को पहले देख लीजिए ताकि आप इस चैप्टर को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाए और ग्रेविटेशन चैप्टर को लेकर जो डर मन में बैठा हुआ है वो पूरी तरह से निकल जाए। वैसे ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में काफी सारे स्टूडेंट का यहाँ मानना होता है कि ये पूरी बुक में सबसे टफ चैप्टर है, लेकिन दोस्तों मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये वीडियो को पूरा और ध्यान से देखते हैं तो आपका ये जो डर है वो पूरी तरह से निकल जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सभी टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के वीडियो में हमारा सबसे पहला टॉपिक है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम जान चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ अपने सरफेस के और उसके आसपास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन पर कंटिन्यूसली अप्लाई करती है। ये एक ऐसा फोर्स है जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। मतलब अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है और इसी को हम कहते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी। और चूंकि ये फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है और इसी एक्सेलरेशन को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए मेरे हाथ में एक पत्थर है, एक स्टोन है, और जब मैं उसे ऊपर फेंकती हूँ तो क्या होगा? उसकी जो स्पीड है या उसकी जो वेलोसिटी है उसमें क्या डिफरेंस होगा? तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएंगी और एक लेवल पर पहुंचने के बाद वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उस वेलोसिटी के 0 होने के बाद वह ऑब्जेक्ट, वह स्टोन जो है वो नीचे आने लगेगा और जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसे ही कहते हैं हम एक्सेलरेशन। और चूंकि ये चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ है, इसीलिए इस एक्सेलरेशन को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो दोस्तों, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसका सिंबल होता है स्मॉल जी और एक्सेलरेशन होने की वजह से यहाँ एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द अर्थ होता है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो भी तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका भी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। तो चलिए जानते हैं कि अर्थ सरफेस पर ये स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू Newton's universal law of gravitation, force is equals to G m upon r square। इसमें हम जानते हैं कि G जो है, कैपिटल G जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है और कैपिटल M जो है ये मास ऑफ अर्थ हम यहाँ लेंगे और स्मॉल m जो है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट ऑन विच अर्थ is applying gravitational force। और स्मॉल r जो है it is the distance between object and center of the earth। तो ये जो इक्वेशन है इसे हम देंगे नंबर 1। वैसे फोर्स का और भी एक फॉर्मूला है जो है मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे यहाँ जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हम कर रहे हैं, इसलिए हम एक ही जगह पर लिखेंगे g। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे तो इसमें हमें मिलेगा mg इज इक्वल्स टू जी यम अपॉन
आर स्क्वेयर। यहाँ स्मॉल एम स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। ये है फ्रेंड्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। वैसे इसमें ये जो r है वो है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ द अर्थ। मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, और ये एक कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। लेकिन मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पर है, अर्थ के सरफेस पर है, तो ये जो डिस्टेंस है स्मॉल r जिसे हम ले रहे हैं वो हो जाएगा इक्वल टू r, कैपिटल R। और कैपिटल R क्या है? कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब हम कह सकते हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देन R is equals to capital R, means small r is equals to capital R, means distance between object and center of earth is equals to radius of earth। और तब ये जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा G is equals to G कैपिटल G इंटू m अपॉन R स्क्वेयर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्मॉल r जो है वो हमें कब यूज करना है? फॉर object above the earth surface, और कैपिटल R हमें कब यूज करना है? फॉर ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब हम यहां जानते हैं कि ये जो कैपिटल G है, कैपिटल M है और कैपिटल R जो है ये सभी कांस्टेंट है, मतलब इन सभी की वैल्यू फिक्स है क्योंकि ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। फिर ये जो कैपिटल M है ये मास ऑफ अर्थ है और मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ जो है उसकी वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अगर ये सभी वैल्यू हम इस इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें G की जो वैल्यू है वो मिलेगी 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये G की वैल्यू है दोस्तों जब ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस पर होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि जो G का फॉर्मूला है वो है कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, और इसमें ये जो सभी क्वांटिटियां है ये फिक्स है, मतलब इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स है सभी क्वांटिटी की। तो इस पर से हम ये कंक्लूजन लगा सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वैल्यू अर्थ के सरफेस पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए सेम है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है, उन ऑब्जेक्ट के मासेस क्या है, क्योंकि G की जो वैल्यू है वो अर्थ के मास पे डिपेंड है, वो अर्थ की रेडियस पे डिपेंड है, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड है, वो अर्थ पर मौजूद उन ऑब्जेक्ट के मासेस पर डिपेंड नहीं है या फिर उनकी कोई जो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है उन पर भी डिपेंड नहीं है। इसलिए अर्थ सरफेस पर जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सभी के लिए G की जो वैल्यू है वो सेम होने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी कंक्लूजन निकाला है कि G की जो वैल्यू है वो सरफेस पर होती है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या ये सचमुच सही वैल्यू है? क्या ये हम परफेक्टली कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोस्तों जो अर्थ है उसका शेप जो है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अर्थ जो है वो रोटेट होती है और उसके रोटेशन की वजह से वो इक्वेटर का जो उसका पोर्शन है वहां पे ब्लज होती है, जबकि जो पोल्स का पोर्शन है वहां वो फ्लैट होती है। जैसे अर्थ का जो शेप है वो कुछ इस तरह से होता है,
वो ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर जो है वो थोड़ी हमें ऐसी ब्लज दिखती है, जबकि जो पोल्स है, ये पोल्स का पोर्शन है, तो ये पोल्स पर जो है हमें थोड़ी फ्लैट नजर आती है। तो अगर हम देखें तो अर्थ की जो रेडियस है वो कांस्टेंट नहीं है, उसकी जो वैल्यू है पोल्स पर जो है वो मिनिमम है और इक्वेटर पर जो उसकी वैल्यू है वो मैक्सिमम है। और पोल से इक्वेटर के बीच का जो भी डिस्टेंस है, यहां उसकी जो वैल्यू है वो वैरी करती है। तो दोस्तों, सरफेस ऑफ अर्थ पर भी जी की वैल्यू हर जगह अलग अलग होती है बिकॉज ऑफ इट्स शेप विच इज नॉट परफेक्टली स्पेरिकल, जिसकी वजह से यहाँ जो रेडियस कम होने की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट होती है और वो वैल्यू होती है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इक्वेटर पर रेडियस हाईएस्ट होती है, उसकी वजह से जी की वैल्यू इक्वेटर पर मिनिमम होती है और वो वैल्यू होती है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जहां रेडियस कम है वहां जी की वैल्यू हाईएस्ट है और जहां रेडियस ज्यादा है वहां जी की वैल्यू मिनिमम है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसमें हम देख सकते हैं कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर, मतलब अगर रेडियस कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी और अगर रेडियस जो है वो ज्यादा है जैसे कि इक्वेटर पर होती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। तो इक्वेटर पर जो है वो जी की वैल्यू मिनिमम होती है और पोल्स पर जी की वैल्यू हाईएस्ट होती है और बाकी का जो पोर्शन है वहां पे वो वैरी करती है, मतलब 9.78 से ज्यादा और 9.832 से कम। इस तरह से अलग अलग पोर्शन पर यह जी की वैल्यू भी वैरी करती है। अब ये तो हो गया चेंज इन वैल्यू ऑफ जी अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन व्हाट अबाउट द चेंज इन हाइट? अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर मतलब हाइट की ओर अगर जाते हैं तो क्या वैल्यू ऑफ जी पर कुछ इसका इफेक्ट होता है? क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है? चलिए समझते हैं। चेंज विथ हाइट। तो दोस्तों मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। अब अगर हम सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो इससे क्या होगा? मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ सरफेस से इतनी ऊंचाई पर है, तो ये ऑब्जेक्ट और ये जो सेंटर ऑफ अर्थ है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। मतलब जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे ये जो आर है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसा कि हमारा जो फॉर्मूला था वो था जीएम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे ये आर की वैल्यू इंक्रीज होगी और अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी? जी की वैल्यू डिक्रीज होंगी, क्योंकि ये आर और जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हम हाइट पर जा रहे हैं तो आर की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जी की वैल्यू कैसे होगी? डिक्रीज होगी। अब ये जो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी है, ये अगर आर के कंपेयर में कोई डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो उस पर जी की वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि आर जो है मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ जिसे हम कहते हैं कैपिटल आर, इसकी जो वैल्यू है वो है 6400 किलोमीटर। और मान लीजिए कोई एरोप्लेन जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर से जा रहा है 10 किलोमीटर हाइट पर, मतलब उस एरोप्लेन की हाइट है, ये रेडियस तो हो गई 6400 किलोमीटर और उसके बाद 10 किलोमीटर मतलब 6410 किलोमीटर पर अगर वो एरोप्लेन जा रहा है तो उसके लिए जी की वैल्यू में जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही निग्लिजिबल होगा और इस तरह के निग्लिजिबल वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर
ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, आर का जो डिस्टेंस है, स्मॉल आर का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वो अर्थ से बहुत ज्यादा हाइट पर होते हैं, तो उस तरह के अगर मान लीजिए कोई अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर हाइट पर कोई सैटेलाइट भेजा गया है, तो उसके लिए जी की वैल्यू जो है वो यकीनन कम होगी एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन जो छोटे डिस्टेंस है उसके लिए जी की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो निग्लिजिबल होगा। इस जी की वैल्यू में कितना ज्यादा डिफरेंस आता है अलग अलग हाइट पर जो ऑब्जेक्ट है उनके लिए, तो ये आपके बुक में एक टेबल में दिया हुआ है, आप जरूर उसे रेफर कर लीजिए ताकि आपको एक अंदाजा आ जाए कि कितनी हाइट पर जी की वैल्यू में डिफरेंस कंसीडर किया जा सकता है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है चेंज विथ डेप्थ। मतलब अगर हम अर्थ सरफेस से डेप्थ में जाते हैं, मतलब अर्थ के अगर हम अंदर जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा जी की वैल्यू पर, क्या वो इंक्रीज होगी या फिर वो डिक्रीज होगी। तो दोस्तों जैसा मान लीजिए ये अर्थ है और ये अर्थ का सरफेस, अब इसकी अगर हम डेप्थ में जा रहे हैं, ये हो गया सेंटर ऑफ अर्थ, अगर हम इसके डेप्थ में जा रहे हैं तो जो आर की वैल्यू है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर, तो मान लीजिए यहां ऑब्जेक्ट है और ये सेंटर है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, आर इज डिक्रीजिंग। तो अगर हम इस फॉर्मूले की ओर देखें तो अगर आर डिक्रीज होता है तो जी की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम डेप्थ में जाते हैं तो हर कोई यही अंदाजा लगाएगा कि अगर आर डिक्रीज हो रहा है तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन ये नहीं होता है। आप इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा कि जब हम डेप्थ में जाते हैं तो आर जरूर डिक्रीज होती है लेकिन जी भी डिक्रीज होती है। अब क्यों, इसकी वजह जानते हैं। तो इसके पीछे वजह यह है दोस्तों कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है डेप्थ में, सरफेस से हम डेप्थ पर आ चुके हैं और ये है सेंटर, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, तो जिस अर्थ का पोर्शन वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा वो पोर्शन यहाँ कम हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो अर्थ का इतना ही जो पोर्शन है वो ही इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा। इसके बाहर का ये जो पोर्शन है, इसे मैं इस तरह से शेड कर देती हूँ, ये जो पोर्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं करेगा, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ पोर्शन गेट मिनिमाइज। इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिस अर्थ के मास से वो अप्लाई हो रहा है, वो मास जो है वो कम हो रहा है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ कैपिटल एम की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, कैपिटल एम की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, स्मॉल आर की भी वैल्यू रिड्यूस हो रही है। ये दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट है उसकी वजह से जी की जो वैल्यू है वो भी रिड्यूस हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है। तो यहां हम नोट करेंगे कि वैल्यू ऑफ G is also decreases। तो जब हम डेप्थ में जाते हैं तो R भी डिक्रीज हो रहा है और G भी डिक्रीज हो रहा है, जबकि हम जब हाइट पर जाते हैं तब R इंक्रीज होता है और G डिक्रीज होता है। R इंक्रीज होता है, G डिक्रीज होता है, मतलब अगर हम हाइट पर भी जा रहे हैं तो G की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जब हम डेप्थ में जा रहे हैं तब भी G की वैल्यू डिक्रीज ही हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और नोट करनी है दोस्तों कि हर प्लैनेट का मास डिफरेंट होता है, हर प्लैनेट की रेडियस भी डिफरेंट होती है, और इसीलिए अगर इस फॉर्मूले में मास की वैल्यू चेंज हो रही है और अगर आर की वैल्यू जो हम रेडियस ऑफ अर्थ मान रहे थे, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट की जो रेडियस है वो डिफरेंट होती है, मास भी डिफरेंट होता है। तो इस फॉर्मूले में अगर मास चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली जी की वैल्यू भी चेंज होगी। इसका मतलब यह है कि हर एक प्लैनेट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिफरेंट होता है। अगर हम मून को कंपेयर करें अर्थ से, तो अर्थ की जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे मून की जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 है। इसका मतलब कि मान लीजिए कि जितने फोर्स से हम अर्थ पर जंप कर रहे हैं
उतने ही फोर्स से, सेम उतने ही फोर्स से अगर हम मून पर जंप करें तो हम 6 टाइम्स हायर जंप करेंगे। मतलब 6 टाइम हाई जंप करके हम उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, उतनी ज्यादा हाइट पर हम पहुंचेंगे। तो इस तरह से हर प्लैनेट की जो मास डिफरेंट होता है, रेडियस डिफरेंट होता है, इसलिए वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिफरेंट होती है। लेकिन अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो सरफेस पर जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सभी के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम सेम ही लेते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइनर है। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए लेते हैं तो हम उसकी कांस्टेंट वैल्यू ही लेते हैं, और वो लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मास एंड वेट। तो दोस्तों जो मास होता है इट इज डिफाइंड एज द मैटर प्रेजेंट in an object. Mass is nothing but the matter present in an object. जबकि जो वेट है, वेट जो है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on that object. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वेट मतलब उसके ऊपर अप्लाई होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम जो कहते हैं हमारा एक्चुअली हमारी जनरल जो लैंग्वेज है उसमें हम डे टू डे लाइफ में वेट मतलब मास को ही करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा वेट जो है वो 40 केजी है, तो एक्चुअली जो हम जिस 40 केजी की बात कर रहे हैं वो हमारा वेट नहीं है बल्कि वो हमारा मास होता है। तो जिस चीज से हमारी बॉडी बनी है, जो जो मैटर हमारे अंदर प्रेजेंट है, उस मैटर की जो टोटल क्वांटिटी है वही होता है हमारा मास। जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब होता है हमारा वेट। तो चलिए क्लियर कर लेते हैं डिफरेंस कि मास इज द मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मास इज द मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, जबकि वेट मीन्स क्या है, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on any object। ठीक है, ऑब्जेक्ट। सेकेंड थिंग, जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और क्यों ना हो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेट मतलब क्या है, वो तो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, और फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब उसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो इसलिए वेट भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट जो है, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, और वेट जो है वो तो फोर्स है, इसलिए जो फोर्स का यूनिट होगा वो ही वेट का भी यूनिट होगा, मतलब इसका यूनिट है न्यूटन। मास जो है वो हमेशा फिक्स होता है, मतलब हम कहीं भी चले जाए हमारा जो मास है वो चेंज नहीं होगा। अगर हम अर्थ पे हैं तो भी हमारा मास उतना ही होगा, अगर हम अर्थ से हाइट पर जाते हैं तो भी मास उतना ही होगा, डेप्थ में अगर जाते हैं तो भी मास उतना ही होगा। तो मास रिमेन सेम एवरीवेयर। मास रिमेन सेम एवरीवेयर। जबकि जो वेट है वो चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, क्योंकि अगर हम इसके फॉर्मूले की अगर बात करें तो वेट मतलब है फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जबकि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला है gm/r²। तो ये g की वैल्यू हमने अभी देखा कि वो चेंज होती रहती है, इसलिए वेट जो है वो भी चेंज होते रहता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस, मतलब वो हर जगह उसका वेट जो है वो डिफर करता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मीन्स इफ हायर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया, इफ लोअर इज द मास, लेस इज द इनर्शिया। रही बात वेट की, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। तो ये था दोस्तों मास और वेट में का डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों फ्री फॉल। अब ये फ्री फॉल क्या होता है, तो मान लीजिए मेरे हाथ में कोई चीज है, अगर ये मैंने इस
तरह से अपने हाथ में पकड़ी है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। अब इस पर भी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो क्यों ये नीचे नहीं जा रहा है? इसकी वजह यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ मेरा जो हैंड है वो भी इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ पर रुका हुआ है, नीचे अर्थ के सेंटर की ओर नहीं जा पा रहा है। लेकिन अगर मैं ये जो फोर्स हैंड से अप्लाई कर रही थी उसे अगर मैं रिलीज कर दूं तो क्या होगा? तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर जाएगा। तो अब ये जो फॉल है इसे ही कहा जाता है फ्री फॉल। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली, मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसे कहा जाता है फ्री फॉल। जब किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ही अप्लाई होता है तब उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कि वह ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब वो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट नीचे ड्रॉप किया, क्या सचमुच ये फ्री फॉल था? क्या सचमुच इस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही अप्लाई हो रहा था? जी नहीं, एक्चुअल ट्रू सेंस में ये फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ और भी कुछ फोर्सेस है जो इस पर अप्लाई हो रहे थे। जैसे यहाँ एयर भी तो मौजूद है, तो एयर का फ्रिक्शनल फोर्स या फिर बियॉन्ड फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है, ये भी फोर्सेस इस पर अप्लाई हो रहे थे। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा था, इसलिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सेंटर की ओर चला गया। अगर हम ट्रू सेंस में फ्री फॉल की बात करें तो वो केवल वैक्यूम में संभव होता है जहाँ की एयर प्रेजेंट नहीं होती है। अगर हमें फ्री फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है या फिर उसे कितना वक्त लग रहा है नीचे आने में, वो टाइम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन की। 3 न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशंस है ए v इज इक्वल्स टू AT, s इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस AS। लेकिन फ्री फॉल के कंसेप्ट में हमें इसमें थोड़ा एक माइन्यूट चेंज करना होगा। इसमें ये जो a है वो है एक्सेलरेशन की बात, और हम यहाँ फ्री फॉलिंग बॉडी की बात कर रहे हैं जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन की जगह हमें लेना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएंगे, v इज इक्वल्स टू gt, s इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस gs। तो दोस्तों एक चीज यहाँ बहुत ज्यादा समझने वाली ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाता है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में अगर उसका मोशन होता है, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हमें निगेटिव लेनी है, क्योंकि यहाँ जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो डी एक्सेलरेशन हो रहा है। डी एक्सेलरेशन मतलब यहाँ जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है वो डिक्रीजिंग मैनर में हो रही है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होता है वो गैलीलियो ने हमें बताया कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, मतलब टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, जबकि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। तो इस समय यहाँ डी एक्सेलरेशन होता है, इसलिए हमें जी की जो वैल्यू है वो निगेटिव लेनी है। लेकिन अगर जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की ओर अगर आ रहा है तो यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन सेम होता है, मतलब दोनों ही डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होते हैं। इस समय जी की वैल्यू जो है वो हमें पॉजिटिव लेनी है। तो negative acceleration is also called as deceleration and it occurs when object move vertically upward. That means when direction of velocity and direction of acceleration due to gravity is different. सिंपल भाषा में समझते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा
तब वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। जबकि अगर ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे की ओर आ रहा है, तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दोनों डायरेक्शन सेम है, डाउनवर्ड है। इस समय वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, तो इस समय हमें जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। आई होप दोस्तों फ्री फॉल का मीनिंग आप समझ चुके होंगे। इसमें एक चीज और नोट कीजिएगा दोस्तों कि जो जी का फॉर्मूला है वो था जी एम अपॉन आर स्क्वेयर या फिर जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वेयर। तो जी की जो वैल्यू है वो हमेशा ही सभी ऑब्जेक्ट के लिए, सरफेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सभी के लिए सेम होती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज और देयर डिफरेंट मासेस। मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट के मासेस पर ये डिपेंड नहीं होती है, ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए चाहे उनका मास कम हो या ज्यादा हो सभी के लिए सेम होती है। गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने 1590 में पीसा के लीनिंग टावर पे से अलग अलग मासेस के जो स्पीयर्स है उसे ड्रॉप किए और ये नोटिस किया कि भले ही वो स्पीयर्स जो है वो डिफरेंट मासेस के थे, लेकिन वो अगर सेम हाइट पे से अगर ड्रॉप किए गए हैं तो उन्हें नीचे पहुंचने में सेम टाइम लगता है। अब अगर हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके देखें तो ऐसा जनरली नहीं होता। मान लीजिए कि हम एक स्टोन लेते हैं और एक फीदर लेते हैं और दोनों को अगर हम सेम हाइट पर से अगर ड्रॉप करें तो जो स्टोन है उसका जो मास है वो ज़्यादा है और उस वजह से उसका जो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स एंड बियॉन्ड फोर्स ऑफ एयर, जिसकी वजह से वो जल्दी जो है वो ग्राउंड पर पहुंच जाता है। जबकि फीदर जो है उस पर एयर का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो बियॉन्ड फोर्स है वो ज़्यादा अप्लाई होता है क्योंकि उसका मास कम है और फ्रिक्शनल फोर्स जो है या बियॉन्ड फोर्स है ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। उस वजह से फीदर जो है वो नीचे आने में वक्त लगाता है। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट रिसेंटली साइंटिस्ट ने वैक्यूम में करके देखा तो सचमुच ये पाया गया कि स्टोन और फीदर दोनों को अगर सेम हाइट पर से नीचे ड्रॉप किया जाए तो वो सेम टाइम पर जमीन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगर ध्यान से नहीं सुने तो पूरे कंफ्यूज होके रह जाओगे। इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जानने से पहले हमें समझना होगा पोटेंशियल एनर्जी और उसे डीपली बेहतर तरीके से समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे वर्क से। वर्क यानी क्या होता है? हमारी जनरल भाषा में वर्क जो है वो हम किसी भी प्रकार के वर्क को वर्क कह लेते हैं। मान लीजिए अब मैं यहाँ एक जगह खड़े रहकर आपसे बात कर रही हूँ तो ये मेरे लिए एक वर्क हो गया कि मैंने एक वीडियो बनाया है अपने स्टूडेंट्स के लिए तो ये मेरे लिए एक वर्क हो गया। लेकिन क्या फिजिक्स की लैंग्वेज में ये वर्क हुआ? नहीं। हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा था दोस्तों कि फिजिक्स में वर्क उसे ही माना जाता है जब उस एक्टिविटी में डिस्प्लेसमेंट हुआ हो। मतलब जब तक कोई ऑब्जेक्ट अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं होता है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, तब तक वो कभी नहीं कहा जा सकता कि उस ऑब्जेक्ट ने वर्क परफॉर्म किया है। तो अगर फिजिक्स के सेंस में हम ले तो मैं जो है वो वर्क नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं डिस्प्लेस नहीं हो रही हूँ, एक ही जगह पर खड़ी हूँ, राइट। अब किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होती है एनर्जी। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वर्क परफॉर्म होगा। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी मीन्स इट इज़ कैपेसिटी टू डू वर्क। तो जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट में उतना ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट वर्क परफॉर्म कर सकता है। अब एनर्जी की बात करें तो दो तरह की एनर्जी मेनली एग्जिस्ट करती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और सेकंड कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑब्जेक्ट के अंदर उसके मोशन की वजह से होती है। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। जबकि पोटेंशियल जो एनर्जी है वो उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से या उसकी स्टेट की वजह से उसके अंदर स्टोर होती है।
मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी जाए, जैसे उसे हाइट पर रख दिया जाए या फिर उसकी स्टेट चेंज हो रही है, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उस चेंज की वजह से, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तब यही पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे वर्क की। तो वर्क जो है वो तभी होता है जब उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेस होने के लिए आवश्यकता होती है फोर्स की, क्योंकि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ना अप्लाई किया जाए तब तक वो डिस्प्लेस नहीं होता है। और तभी तो जो वर्क है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यस से। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, और इसमें हमें हमेशा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना है जी से, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। और जो यस है मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ रिप्रेजेंट होगा हाइट से, यट से, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होने वाली है वो तभी होने वाली जब वो सरफेस से हाइट पर जाएगा। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम हाइट कहते हैं, जो कि एच से रिप्रेजेंट होता है। इसलिए ये जो वर्क है वो कन्वर्ट होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी में। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है mgh। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgs। m is mass of the object, small g is acceleration due to gravity and h is the height of that object। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें किस तरह से चेंजेस होते हैं, अब हम यहाँ 3 केसेस कंसिडर करने वाले हैं। कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पर है, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो अबोव द सरफेस है, अबोव द सरफेस है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला है mgh। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो मास है उसकी वैल्यू तो फिक्स होती है, और g जो है उसकी भी वैल्यू फिक्स है, मतलब सरफेस पर तो वैल्यू फिक्स है। अब ये हाइट, तो जितनी ज्यादा हाइट बढ़ेगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। मींस एज height increases potential energy also increases, so we can write that potential energy is directly proportional to height। that means we can say that potential energy depends on height। if height increases potential energy also increases। मतलब एक स्टोन है उसे अगर हम यहाँ तक हाइट पर लेके जा रहे हैं, ऐसे उछाल रहे हैं, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इसे और ज्यादा उछालते हैं तो उसमें और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ती जाएगी उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। सेकेंड केस है कि ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड और ऑन द सरफेस हम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर, और अर्थ के सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड पर ही है, उसे उछाला ही नहीं गया है, उसकी हाइट चेंज ही नहीं हुई है, तो उसकी हाइट हम कितनी कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। तो अगर ये जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का mgh, इसमें अगर हम h की वैल्यू जो है वो 0 अगर पुट कर देते हैं तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी 0। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड पर है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, अगर वो अबोव द सरफेस है तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट। एज हाइट इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। लेकिन अब ये जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा केयरफुली सुनना है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये जो थर्ड केस होती है वो होती है ऑन द ग्रेटर हाइट। ये जो हमने जी की वैल्यू कंसिडर की थी वो कुछ ऐसी हाइट थी जो अर्थ के रेडियस के कंपेयर में बहुत ज्यादा नहीं थी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पहले भी कंसिडर किया था
कि मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, वो 10 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस फ्लाई हो रहा है, तो उसकी हाइट भले ही हमारे लिए बहुत ज्यादा है, हम सोचते हैं कि वाओ एरोप्लेन कितनी हाइट पर से जा रहा है, लेकिन अगर अर्थ की रेडियस से अगर हम कंपेयर करें तो उसके लिए ये हाइट कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, वो निग्लिजिबल है। तो इस तरह जो थोड़ी थोड़ी जो हाइट है वो जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है हाइट पर डिपेंड करेगी। लेकिन अगर हाइट बहुत ज्यादा है, अर्थ की रेडियस के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तब पोटेंशियल एनर्जी पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए जानते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ का ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी एक रेंज है, मतलब एक लिमिट है, एक दायरा है कि जहां तक ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है। जैसे हम मैग्नेट की बात करते हैं, तो दो मैग्नेट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अगर हम उनके अपोजिट पोल्स पास में लाए तो। लेकिन कब एक उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी जो रेंज होती है, उसकी जो लिमिट होती है, उसका जो दायरा होता है, वहां तक अगर हम वो मैग्नेट को रखते हैं तभी वो अट्रैक्ट होगा। अगर मैंने एक मैग्नेट यहाँ रखा है, दूसरा मैग्नेट बाजू वाली रूम में रखा है, तो क्या दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? जी नहीं, क्योंकि उस रूम तक इस मैग्नेट का दायरा नहीं है। ठीक इसी तरह ये जो अर्थ है उसका जो ग्रेविटेशनल उसकी जो फील्ड है उसका भी एक दायरा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अगर बाहर लेकर जाते हैं तो क्या होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो आर के कंपैरिजन में, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, और मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे कि इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर जो जी की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, जी की वैल्यू जीरो होती। क्यों जीरो होती है? क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, और इसीलिए अब यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो जीरो होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस तरह से यहाँ पे वैरी करेगी, तो यहाँ देखा जाता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पहले इंक्रीज होती है, क्योंकि हाइट के हिसाब से वो इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होते होते उसकी वैल्यू हो जाती है जीरो। अब ये पॉइंट बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होते होते उसकी वैल्यू जीरो हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हाइट पर है, ग्रेटर हाइट पर है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो निगेटिव होती है, क्योंकि उसकी वैल्यू लेस देन जीरो है। यहाँ वो वैल्यू जो है वो धीरे धीरे हम अगर ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर देखें तो वो कम कम हो रही है, इधर से अगर उधर जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, तो वो इंक्रीज हो रही है, और इधर वो कम हो रही है, मतलब लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो मतलब निगेटिव है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि जो वैल्यू है वो पहले -4 थी, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर जीरो हो गई, इसलिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो निगेटिव ली जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, उसे आपको याद रखना है। The formula is useful for the object which are at greater height from the earth surface, and the formula is potential energy is equals to negative gmm upon r plus h। इसमें r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है और h जो है वो हाइट है। जैसे ये डिस्टेंस हो गया r, तो ये जो डिस्टेंस है वो है h, मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है r प्लस h। और g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल m मतलब मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल m जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मास तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। g की वैल्यू भी पॉजिटिव है, रेडियस भी पॉजिटिव है, और हाइट भी पॉजिटिव है। मतलब इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो ये सारी जो वैल्यूज है वो सभी की सभी वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ निगेटिव साइन दिया है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है। क्यों निगेटिव होती है, उसका रीजन यही है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये अर्थ है और ये जो हमने दिखाया है वो है अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, और इस फील्ड के बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट चले जाता है, मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट चले जाता है तो वहां ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती है, इसलिए जी की वैल्यू वहां जीरो होती है।
तो जी की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसी रहेगी, पहले इंक्रीज होगी, इंक्रीज होते होते वो लास्ट में 0 हो जाएगी। मतलब इधर जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है और लेस देन वैल्यू 0 है मतलब निगेटिव है, इसलिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो 0 है। वैसे फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन हमारी बुक्स में नहीं दिया हुआ है, हायर क्लासेस में आप समझ पाएंगे कि क्यों ये, मतलब किस तरह से ये फॉर्मूला जो है डिराइव हुआ, क्यों या निगेटिव साइन आया है। अभी के लिए आपको यही कंसेप्ट समझना है, क्योंकि आपके क्लास के लिए बस इतना ही नॉलेज सफिशिएंट है। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको ये जो डेरिवेशन है उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको मुझ पर भरोसा करके, बुक्स पर भरोसा करके इतना जो ये फॉर्मूला है याद कर लेना है। इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको भरोसे के बल पर याद रखने हैं। एक तो है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला और सेकेंड है ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये 2 फॉर्मूले दोस्तों याद रखिएगा। अब जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों वो है एस्केप वेलोसिटी। क्या होती है एस्केप वेलोसिटी, चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये एक स्टोन है जो हमने कुछ हाइट पर सेंड किया है, मतलब उसे उछाला है, वो कुछ पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा और थोड़े देर बाद वो वापस आएगा। क्यों वापस आएगा? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी। अगर फिर हम इस पत्थर को और ज्यादा फोर्स अप्लाई करके और ज्यादा उसकी इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज करके अगर फिर से उछालते हैं तो क्या होगा, ये और ज्यादा हाइट पर जाएगा, लेकिन फिर वो वापस आ जाएगा। अगर फिर और ज्यादा इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये और ज्यादा हाइट पर जाएगा, लेकिन फिर ये वापस आएगा। अब इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि ये एक पर्टिकुलर हाइट तक जाता है, इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचने के बाद, और जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तो ये वापस सरफेस पर आ जाता है। इस प्रोसेस में एक चीज नोट करने वाली ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है तब इसकी वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जिसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होते होते जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तो ये वापस आ जाता है, राइट। लेकिन ये कितनी हाइट तक पहुंचेगा ये डिपेंड करता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी पे। जितनी ज्यादा उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा हाइट पर वो पहुंचेगा। और इसका एक प्रूफ भी है कि कैसे जो हाइट है वो इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। इसके लिए हम हेल्प लेंगे न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए यस। अब इसमें ये जो v है वो है फाइनल वेलोसिटी, जो कि एक हाइट पर पहुंचने के बाद 0 हो जाती है, और u है इनिशियल वेलोसिटी जो हम उस पर अप्लाई करते हैं स्टार्टिंग में, और इसमें ये जो a है उसे हमें लेना है g, क्योंकि यहाँ हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंसिडर कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू हमें निगेटिव लेनी है। क्यों निगेटिव लेनी है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो डी एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निगेटिव हो रही है, और इसमें ये जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो डी एक्सेलरेट हो रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन इसमें हो रहा है, इसलिए ए की वैल्यू हमें माइनस जी लेनी है, और यस जो है वो हाइट है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। अब इस जो इक्वेशन है इसमें हमें v की वैल्यू जो है वो 0 पुट करनी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद v की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगर हम v की वैल्यू 0 पुट कर दे, a की जगह पर माइनस जी सब्सटीट्यूट कर दे, तो हमें ये इक्वेशन कैसे मिलेगा? 0 स्क्वायर मीन्स 0, u स्क्वायर प्लस ट्वाइस माइनस जी इंटू एस, तो ये इक्वेशन हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2 जी एस।
अब ये जो क्वांटिटी है इसको हम इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस जी एस इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर। यस को यहाँ रखते हैं, यू स्क्वेयर इधर है, ट्वाइस जी को इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपॉन ट्वाइस जी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो यस है, मतलब यस मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन यू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि जी तो कांस्टेंट होता है। तो यस किस पे डिपेंड है, यू पे डिपेंड है। यू मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो इस पर से हम ये कंक्लूजन लगा सकते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट है इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी। जितनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा हाइट पर वो ऑब्जेक्ट जाएगा, राइट। अब मान लीजिए कि किसी एक ऑब्जेक्ट पर हमने इतनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी अप्लाई कर दी कि वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके बाहर ही चले जाता है, मतलब जिसे हम कहते हैं कि वो इन्फिनिटी पर जाता है। इन्फिनिटी एक ऐसा डिस्टेंस होता है कि जहां जी की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसा जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं इन्फिनिटी। तो याद रखना है कि इन्फिनिटी पर जी की वैल्यू 0 हो जाती है, और अगर उस हाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है तो फिर वो वहीं रुक जाता है, वो वापस नहीं आता है, क्योंकि उसे वापस लाने वाला, उसे खींचने वाला, उसे पुल करने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इन्फिनिटी इतने डिस्टेंस पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह से ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट जो है वो वापस नहीं आता है, वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसे एस्केप कर जाता है, मतलब उसे छोड़कर वो बाहर निकल जाता है। उस वेलोसिटी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। दैट मीन्स एस्केप वेलोसिटी इज नथिंग बट दैट इनिशियल वेलोसिटी बाय विच द ऑब्जेक्ट एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम कह सकते हैं कि जब इनिशियल वेलोसिटी ये एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, तब ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाता है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है, वो फिर अर्थ सरफेस पर वापस नहीं आता है, वो वहीं रुक जाता है। तो ये जो एस्केप वेलोसिटी है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप जानते होंगे स्टूडेंट्स कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी जो है वो क्रिएट नहीं की जा सकती, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है, वो केवल एक फॉर्म में से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर होती है। इस लॉ के हेल्प से हम एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो सिचुएशन को कंसिडर करना होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, दैट मीन्स टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल। इसके लिए हमें दो सिचुएशन को कंसिडर करना पड़ेगा। पहले, ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और सेकेंड सिचुएशन हमें कंसिडर करनी है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो जब ये ऑब्जेक्ट सरफेस पर होगा तब इसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था कि माइनस जी एम एम अपॉन आर। फॉर्मूला में एक्चुअली यहाँ आर प्लस एच हमने देखा था, अब यहाँ हम आर प्लस एच इसलिए नहीं ले रहे हैं, यहाँ सिर्फ आर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सरफेस पर है। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर होगा तो ये जो आर है वो है रेडियस ऑफ अर्थ, और इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी रेडियस के इक्वल ही होगा, इसलिए हम ये जो डिस्टेंस है वो लेंगे आर। तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी जो है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये जो है माइनस जी एम एम अपॉन आर। अब ये जो टोटल एनर्जी है उसको हम E1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, एम वी स्क्वायर ये प्लस
और ये माइनस, मतलब यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। ओके, ये हो गया E1। अब ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि हमें अज्यूम करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो एस्केप हो चुका है, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर निकल चुका है, तो वो वहां रुक चुका है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जब वो ऑब्जेक्ट है तो वहां वो रुक चुका है, वो किसी भी तरह के मोशन में नहीं है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी है जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जैसा कि हम ये फॉर्मूला देख रहे हैं, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। अब R जो है मतलब डिस्टेंस जो है वो तो इनफाइनाइट है, और अगर इस एक्सप्रेशन में हम G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन इंफिनिटी, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ कितना है? इन्फिनिटी, तो किसी भी नंबर को अगर हम इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है जीरो। मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन जीरो प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे E2 से। नाउ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, E1 इज इक्वल्स टू E2, और E1 है हाफ m v स्क्वेयर माइनस G m अपॉन R, और E2 है जीरो। अब इसमें हमें ये जो स्मॉल m है और ये स्मॉल m है ये कैंसिल हो जाएगा। v स्क्वेयर को हमने इधर लिखा, ये कैपिटल 2 को इधर लेके जाते हैं तो न्यूमरेटर में चले जाएगा 2G कैपिटल M अपॉन R। अब हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने से यहाँ आ जाएगा v और स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस G कैपिटल M अपॉन R। अब हम यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को R से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा v इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, GM और ये न्यूमरेटर में है R इंटू R, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस GM अपॉन R स्क्वायर इंटू R। और GM अपॉन R स्क्वायर क्या होता है? GM अपॉन R स्क्वायर अगर आपको याद है तो वो होता है स्मॉल g, मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हो गया R। तो ये हो गई v की वैल्यू, मतलब एस्केप वेलोसिटी। अगर हम यहाँ R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻⁶, G की वैल्यू होती है 9.8, और अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दें हमें आंसर मिलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और यही होती है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि जो एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि अगर अर्थ सरफेस से किसी और प्लैनेट पर, या मान लीजिए जैसे मून पर किसी स्पेसक्राफ्ट को अगर भेजना हो, तो वो तभी संभव है जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगी, तभी वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके बाहर जा सकेगा और उस प्लैनेट तक पहुंच पाएगा। तो ये थी दोस्तों एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है वेटलेसनेस इन स्पेस। हमने सुना है दोस्तों कि जब कोई स्पेसक्राफ्ट जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में जब रिवॉल्व होता है तो वो वेटलेसनेस फील करता है। मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट है, या वहाँ जो भी वो चीजें प्रेजेंट होती है, जो भी ऑब्जेक्ट वो स्पेसक्राफ्ट में प्रेजेंट होते हैं, वो सभी के सभी वेटलेसनेस फील करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद नहीं होता है, जिस वजह से वो अपना वेट महसूस नहीं करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। एक्चुअली जो चीज अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिवॉल्व कर रही है। बस फर्क इतना है कि जितना वैल्यू जी का सरफेस पर होता है उससे 11% कम उस ऑर्बिट में होता है, मतलब सरफेस के बाहर होता है। लेकिन
ये जो मानना है कि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि मून का एग्जाम्पल हमने देखा था कि मून जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है अर्थ का, और वो रिवॉल्व होता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। वो क्यों अर्थ पर नहीं गिरता है, इसका जवाब भी दिया था। एक्चुअली वो हर पल गिर रहा है अर्थ पर, लेकिन उसे गिरने के लिए जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि उसकी अपनी एक वेलोसिटी है जिसकी वो प्रिसाइज वेलोसिटी की वजह से वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पा रहा है। वो हर पल गिर रहा है लेकिन फिर भी गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक ऐसा ही स्पेसक्राफ्ट के साथ होता है या किसी सैटेलाइट के साथ होता है, जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ से भेजे गए हैं वो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। तो क्यों फिर ये जो ऑब्जेक्ट है, जो स्पेसक्राफ्ट है या फिर जो एस्ट्रोनॉट है, वो क्यों वेटलेसनेस फील करते हैं, उसके पीछे क्या वजह है? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी वहाँ एग्जिस्ट करता है तो फिर ऐसी क्या वजह है कि जिस वजह से वो वेटलेसनेस फील करते हैं? क्यों वो अपने वेट को महसूस नहीं करते हैं? एक्चुअली दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये विदाउट कॉन्टैक्ट अप्लाई हो रहा है। अब कैसे? मान लीजिए हम जमीन पर खड़े हैं, तो इस समय क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है और हम अपना वेट फील कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इस अर्थ के कांटेक्ट में हैं। तो यहाँ दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, एक अर्थ से भी एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा वेट है वो भी अप्लाई हो रहा है। तो ये दोनों कांटेक्ट में है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसे फोर्स का जिसमें हम कांटेक्ट लेस होते हैं। अब मेरी गो राउंड में तो बैठे ही हो गए। मेरी गो राउंड में क्या होता है कि पर्टिकुलर हाइट पर जब हम पहुंच जाते हैं तो वहां से जब नीचे आते हैं तो हम वेटलेसनेस फील करते हैं। क्यों वेटलेसनेस फील करते हैं? क्योंकि वहां जो है हमारा कांटेक्ट फोर्स जो है वो मौजूद नहीं होता है। ठीक ऐसा ही होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि स्पेसक्राफ्ट हो या एस्ट्रोनॉट हो या स्पेसक्राफ्ट में मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांटेक्ट में नहीं है। वो मौजूद तो है बट वहाँ पे कांटेक्ट फोर्स मौजूद नहीं है। और वो सभी जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल की स्टेट में होते हैं। क्योंकि फ्री फॉल क्या होता है? ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल में तभी कहा जाता है जब उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तभी वो फ्री फॉल की स्टेट में है, ऐसा कहा जाता है। तो जब ये स्पेसक्राफ्ट या एस्ट्रोनॉट या ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है वो सब कुछ जो है एक ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में जब रिवॉल्व होते हैं तब वो सभी के सभी फ्री फॉल की स्टेट में होते हैं। और हम जानते हैं कि फ्री फॉल जो है उसमें वेलोसिटी जो है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं होती या उनकी किसी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं होती। वो एक पर्टिकुलर हाइट पर जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सभी के लिए वो वेलोसिटी सेम होती है, फ्री फॉल की वेलोसिटी सेम होती है। इस वजह से वो जो है वेटलेसनेस फील करते हैं। मतलब वहाँ जो स्पेसक्राफ्ट है, एस्ट्रोनॉट है, मतलब जो भी ट्रैवलर है या जो भी ऑब्जेक्ट उनके आसपास है, वो सब कुछ जो है फ्री फॉल की स्टेट में है और सेम वेलोसिटी फ्री फॉल की है सभी के लिए, जिस वजह से वो एक दूसरे के लिए स्टेशनरी है। हमें वो तैरते हुए नजर आते हैं, फ्लोट होते हुए नजर आते हैं, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स, ऑल दिस spacecraft, astronaut, everything, they all are stationary with respect to each other. Because of that, we feel that all things are floating, but actually all they are in the state of free fall. That's why they feel weightlessness. So thank you so much friends. I hope आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इसे ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर। ये सभी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में मौजूद है दोस्तों, आप ज़रूर प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए कोई ऐसा वीडियो बनूं आपको इसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले और आप इसका बेनिफिट ले पाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे हम एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।